चलिए, आज की बात एक सीधे सवाल से शुरू करते हैं। सोचिए, बस 1 सेंटीमीटर ऊपरी मिट्टी, जिसे हम टॉप सॉइल कहते हैं, उसे बनने में आखिर कितने साल लगते होंगे? इसका जवाब है सैकड़ों से लेकर हजारों साल तक। जी हां, हजारों साल। और बस यही एक फैक्ट, आप सोचिए, आज के हमारे टॉपिक की गंभीरता को एकदम साफ कर देता है। मिट्टी हमारी सबसे कीमती और असल में एक नॉन रिन्यूएबल संपत्ति है। तो फिर चलिए, मिट्टी के बनने की इस कमाल की कहानी को थोड़ा और करीब से समझते हैं। देखिए, ये कोई एक दो दिन में होने वाला काम नहीं है, बल्कि ये तो प्रकृति का एक बहुत ही धीमा पर उतना ही शानदार, कह सकते हैं एक महाकाव्य है। मिट्टी बनने की इस कहानी में ना 5 मेन एक्टर्स हैं। सबसे पहला, पेरेंट रॉक, यानी वो चट्टान जिससे मिट्टी बनेगी। ये मिट्टी का डीएनए तय करती है। दूसरा है क्लाइमेट, मतलब तापमान और बारिश, जो ये डिसाइड करते हैं कि चट्टान कितनी तेजी से टूटेगी। तीसरा है रिलीफ, यानी जमीन का ढलान कैसा है। चौथा और शायद सबसे जरूरी, वो है वक्त, हजारों साल का सब्र। और पांचवा किरदार है बायोलॉजिकल एक्टिविटी, मतलब वो अरबों खरबों छोटे छोटे जीव जो इस बेजान मलबे में जान डाल देते हैं। अब जब चट्टानी टूटती है ना, तो एक बड़ी मजेदार चीज होती है। जो कण बनते हैं उनका साइज। जो चिकनी मिट्टी या सिल्ट होती है, वो एक घने स्पंज की तरह पानी को कस के पकड़ लेती है। वहीं दूसरी तरफ रेत और बजरी, वो एक छलनी की तरह है, पानी डाला और वो तुरंत नीचे। और मिट्टी की यही क्वालिटी डिसाइड करती है कि वो पानी की कमी से जूझेगी या दलदली बन जाएगी। अच्छा, तो अब चलिए भारत के एक टूर पर निकलते हैं और यहाँ की अलग अलग तरह की मिट्टियों से मिलते हैं। यकीन मानिए, हर मिट्टी की अपनी एक अलग ही पर्सनैलिटी है। तो सबसे पहले मिलते हैं भारतीय खेती की रीढ़ की हड्डी से, जलोढ़ मिट्टी। ये भारत के लगभग 43% हिस्से पर फैली हुई है और इसे नदियों का तोहफा भी कह सकते हैं। इसमें पोटैश, चूना और फास्फोरिक एसिड की कोई कमी नहीं होती। बस इसीलिए ये गेहूं और धान जैसी फसलों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हमारी फूड सिक्योरिटी, आप समझिए, काफी हद तक इसी मिट्टी के कंधों पर टिकी है। जलोढ़ मिट्टी के भी 2 टाइप हैं, खादर और बांगर। और इनको याद रखने की एक बहुत ही मजेदार ट्रिक है। बांगर मतलब भंगार, भंगार यानी पुराना कबाड़। तो बांगर हो गई पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जो थोड़ी ऊंची जमीन पर मिलती है और इसमें कंकड़ भी होते हैं। और खादर, वो है नई जलोढ़ मिट्टी। ये बाढ़ वाले मैदानों में मिलती है, जहां नदियां हर साल फर्टाइल मिट्टी की एक नई ताजा लेयर बिछा देती हैं। अब आते हैं काली मिट्टी पर। इसका मिजाज ना थोड़ा अलग ही है। जब ये गीली होती है तो इसमें क्ले बहुत ज्यादा होता है, जिस वजह से ये पानी सोखकर फूल जाती है और इतनी चिपचिपी हो जाती है कि पूछिए मत, बिल्कुल एक गीले स्पंज की तरह। लेकिन जब यही मिट्टी सूखती है, तब तो एक जादू होता है। ये सिकुड़ने लगती है और इसमें बड़ी बड़ी गहरी दरारें पड़ जाती हैं। इन दरारों से हवा जमीन में अंदर तक पहुंच जाती है और ऐसा लगता है मानो खेत की जुताई खुद ब खुद हो गई हो। इसी कमाल की खासियत की वजह से इसे सेल्फ प्लॉइंग सॉइल, यानी स्व जुताई वाली मिट्टी भी कहते हैं। और हां, कपास की खेती के लिए तो ये लाजवाब है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं लैटराइट मिट्टी की तरफ। ये बनती है एक प्रोसेस से, जिसे कहते हैं लीचिंग। अब ये लीचिंग क्या है? सीधी भाषा में, जब किसी जगह बहुत ज्यादा मूसलाधार बारिश होती है, तो पानी मिट्टी के सारे घुलने वाले मिनरल्स जैसे चूना और सिलिका को अपने साथ घोलकर जमीन में बहुत नीचे ले जाता है। और ऊपर क्या बचता है? सिर्फ लोहा और एल्यूमिनियम जैसे कंपाउंड्स, जो आसानी से पानी में नहीं घुलते। इस लीचिंग प्रोसेस को समझने का एक बहुत ही बढ़िया तरीका है पोर ओवर कॉफी का एग्जाम्पल। जरा सोचिए, जैसे हम गर्म पानी डालते हैं और वो कॉफी पाउडर का सारा फ्लेवर निकालकर कप में ले आता है और ऊपर सिर्फ बेजान चूरा बच जाता है ना? ठीक बिल्कुल वैसे ही मूसलाधार बारिश मिट्टी के सारे कीमती न्यूट्रिएंट्स को निचोड़कर जमीन में बहुत नीचे ले जाती है और ऊपर रह जाती है एक कम फर्टाइल मोटी परत। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है कि एक ही मिट्टी के 2 अलग-अलग रंग हों? जी हां, बिल्कुल हो सकता है। और लाल और पीली मिट्टी इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। पता है, ये असल में एक ही मिट्टी है। इसका लाल रंग होता है आयरन ऑक्साइड की वजह से, मतलब जैसे लोहे में जंग लगता है। लेकिन जब यही मिट्टी पानी सोख लेती है, हाइड्रेट हो जाती है, तो मानो जादू की तरह इसका रंग पीला पड़ जाता है। ये धूप की वजह से नहीं, बल्कि पानी के साथ एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है ना? कमाल की बात।
तो हमने भारत की मिट्टियों की ये डाइवर्सिटी तो देख ली, पर अब बात करते हैं एक ऐसे छिपे हुए संकट की जो इन मिट्टियों के अंदर ही अंदर पनप रहा है, और वो है न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक तत्वों की खतरनाक कमी। हमारी भारतीय मिट्टियों में ना खास तौर पर 3 चीजों की भारी कमी है: नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस। और ये सिर्फ साइंस के नाम नहीं है, ये वो चीजें हैं जो हमारी फसलों में जान डालती हैं। इनकी कमी का सीधा सीधा मतलब है पैदावार में कमी, और ये हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। पर यहां एक बड़ा ही कंफ्यूजिंग सवाल दिमाग में आता है। अगर भारत इतना हरा भरा देश है, यहां इतने जंगल हैं, तो फिर मिट्टी में ह्यूमस यानी ऑर्गेनिक मैटर की कमी कैसे हो सकती है? आखिर ये सब जाता कहां है? इसका जवाब छिपा है हमारे क्लाइमेट में। देखिए, भारत एक गर्म ट्रॉपिकल देश है। यहाँ का जो हाई टेम्परेचर है वो मिट्टी में रहने वाले अरबों बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को मानो सुपरचार्ज कर देता है। वो एक भूखी फौज की तरह ऑर्गेनिक मैटर को इतनी तेजी से चट कर जाते हैं कि बेचारी मिट्टी में ह्यूमस जमा हो ही नहीं पाता। अब बात करते हैं मिट्टी के सबसे बड़े और सबसे खामोश दुश्मन की। एक ऐसा दुश्मन जिसे रेंगती हुई मृत्यु यानी क्रीपिंग डेथ कहा गया है, और वो है सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन। इसे रेंगती हुई मृत्यु क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक अदृश्य कातिल की तरह काम करता है। जब जोरदार बारिश होती है तो पानी मिट्टी की सबसे ऊपर वाली सबसे कीमती परत यानी टॉप सॉइल को एक पतली सी चादर की तरह चुपचाप अपने साथ बहा ले जाता है, और किसान को इसका पता भी नहीं चलता तब तक जब तक उसकी जमीन धीरे धीरे बंजर होने लगती है। मिट्टी की जान खामोशी से बह जाती है। पानी से होने वाला ये कटाव ना 4 खतरनाक स्टेज में होता है। पहला, स्प्लैश इरोजन, जब बारिश की बूंदें छोटे छोटे बम की तरह मिट्टी से टकराती हैं और उसे बिखेर देती हैं। दूसरा, शीट इरोजन, जिसकी बात हमने अभी की। तीसरा है रील इरोजन, जब पानी उंगलियों जैसी पतली पतली नालियां बनाने लगता है। और अगर इसे यही नहीं रोका गया तो आता है चौथा और आखिरी स्टेज, गली इरोजन, जब यही छोटी नालियां गहरी और चौड़ी खाइयों में बदल जाती हैं, ठीक वैसे ही जैसा चंबल के बीड़ों में हम देखते हैं। तो इस खतरनाक सच्चाई को समझने के बाद एक बात तो एकदम शीशे की तरह साफ है, हमारा भविष्य सीधे सीधे मिट्टी के संरक्षण से जुड़ा है। तो अब जरा समाधान की बात करते हैं। देखिए, मिट्टी की हेल्थ के लिए उसका पीएच बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। तो अगर ज्यादा बारिश की वजह से मिट्टी एसिडिक हो गई है तो उसमें बस चूना मिलाना होता है, और अगर कम बारिश और ज्यादा गर्मी से मिट्टी एल्कलाइन या नमकीन हो गई है तो उसे ठीक करने के लिए जिप्सम एक रामबाण इलाज है। ये बहुत ही सीधे और साइंटिफिक सॉल्यूशंस हैं। तो आखिर में सबसे जरूरी बात क्या है? वो ये है कि जिस 1 सेंटीमीटर मिट्टी को बनाने में कुदरत को सैकड़ों हजारों साल लग जाते हैं, उसे हम अपनी एक गलती से कुछ मिनटों की बारिश में हमेशा हमेशा के लिए खो सकते हैं। सैकड़ों साल का निर्माण और कुछ मिनटों का विनाश। जब हम मिट्टी को इस तरह से देखना शुरू करेंगे, तब समझ आएगा कि इसे बचाना सिर्फ एक ऑप्शन नहीं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है।